नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में। खुला आकाश जहां हम बातें करते हैं ऐसी जो जुड़ी होती हैं हमारे समाज से, हमसे, आपसे। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे बालिका शिक्षा की। जी हाँ, बालिका शिक्षा यानी कि एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी वजह है जिसके कारण से हम सभी आज इस स्थिति में खड़े हैं कि हम बहुत प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारा जो यह भारत देश है वो इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है। बालिका शिक्षा यानी कि एक ऐसी शिक्षा जिससे हम अपने परिवार को ही शिक्षित कर सकते हैं, अपने देश को भी शिक्षित कर सकते हैं और साथ ही इस विश्व को एक ऐसा ज्ञान दे सकते हैं कि यहाँ पे जो हर प्राणी है, प्रकृति के द्वारा जो निर्मित हर प्राणी है, उसको समान अवसर दिए जाते हैं। तो हमारे देश में भी बालिकाओं की शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमेशा से ही हम ऐसा सुनते आए हैं कि अगर आप एक लड़की को, एक बालिका को, एक नारी को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक माँ होती है और आगे चल के वो अपने जो दायित्व निभाती है उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप बालिकाओं को ही शिक्षा से वंचित रखेंगे तो ये दायित्व वो निभाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी। तो आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि कहाँ तक हम आगे बढ़े हैं बालिका शिक्षा के क्षेत्र में और हमें कहाँ तक और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और साथ ही जो समस्याएं हैं उसके समाधान हैं, इन सभी बातों को आज हम आपके सामने रखेंगे और हम बात कर रहे हैं जिनसे, और हमने आमंत्रित किया है जिनको, पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। तो आज हमारे साथ हैं नूतन सिंह जी। मैम, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद श्वेता जी। नूतन जी असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर हैं BEPC में, यानी कि बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल में, और ये विगत 25 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। तो मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे हम लोग कि जो ये बहुत महत्वपूर्ण आज हमारा विषय है बालिका शिक्षा, एक बालिका की शिक्षा कितनी आवश्यक है वो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपके पास जो है वो 25 वर्षों का अनुभव है और अलग अलग क्षेत्रों का। तो जब हम बात करेंगे बालिकाओं की शिक्षा की तो आपके लिए वो कितनी आवश्यक है? हम दर्शकों के साथ ये चीज़ें शेयर करना चाहेंगे कि बालिका शिक्षा हमारी आधी आबादी है। अगर हम चाहते हैं कि पुरुष समाज का निर्माण करते हैं, पुरुष हमारे आगे बढ़ें, तो जब तक बालिकाएं या महिलाएं उसके साथ साथ आगे नहीं बढ़ेंगी तो हम अपने जिस विकास की बात करते हैं वह विकास हमारी अधूरी रहेगी। बालिकाएं हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो आधी आबादी अगर पीछे है तो क्या जो पुरुष एवं महिलाएं, हमारी गाड़ी के जो दो पहिए हैं, दो चक्के हैं, अगर एक काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ जाए और दूसरा धीमी गति से चले तो क्या वह गाड़ी काफ़ी आगे पहुंच सकेगी? ऐसा नहीं होता है। तो हमारे लिए तो बालिकाओं को भी, जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे वैसे बालिकाओं को भी पढ़ाना अति आवश्यक है, तभी हमारा समाज उन्नति कर सकता है। अगर हम लोग ऐसा करने में पिछड़ जाते हैं तो हम लोग उस गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, सही कहा आपने कि एक गाड़ी है और उसके ही दो पहिए हैं, और अगर आप दूसरे पहिए को ध्यान नहीं देंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो आप कब तक खींच पाएंगे? वो तो कहीं ना कहीं आप एक पहिए के कारण आपकी पूरी की पूरी गाड़ी ही पीछे रह जाएगी। तो बालिकाओं को भी शिक्षित करना उतना ही आवश्यक है जितना बालकों को। लेकिन मैम, ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी बेटियों को भी समान शिक्षा दें जैसे हम बेटों को दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने समस्याएं भी होती हैं, और जब अर्थ की समस्या आती है, पैसे की समस्या आती है, तो वो सारी समस्याओं से आगे बढ़ के सामने ऊपर उभर कर आ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें इनकी शादियों में भी खर्च करना होगा, दहेज के रूप में भी हमें ढेर सारे पैसों की आवश्यकता होगी, तो हम इनके पढ़ाने में क्यों खर्च करें? तो ये जो एक मानसिकता है उससे हम कितना आगे निकल कर आए हैं या अभी भी निकलना बाकी है? मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि बालिकाओं के लिए हम लोगों ने अभी तक जितने भी प्रयास किए हैं,
हम उसमें काफ़ी आगे बढ़े हैं। लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। पहले जहाँ तक हम लोग बच्चियों को बाहर नहीं जाने देते थे, उनके पढ़ने के लिए नहीं, एक मान लिया जाता था कि बच्ची को चिट्ठी पत्री भर लिखना आना चाहिए कि वो ससुराल जाए तो अपने मायके में संदेशा भेज सके, उससे आगे हम पढ़ा के क्या करेंगे, उन्हें घरेलू काम करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में काफ़ी बदलाव आया है। हम अपने बच्चियों को भी अपने बच्चों के ही समान शिक्षा देते हैं। सरकार की तरफ से हमारे पास इतनी सुविधाएं मौजूद हैं कि अर्थ की समस्या आड़े नहीं आएगी। जैसा कि मैम कह रही थी, लोगों के पास अर्थ की समस्या है कि बच्चे को नहीं। हम लोग 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें पढ़ाने पे होने वाला व्यय नहीं लगने को है। अब रही बात, एक पक्ष ये भी है कि वो बच्चियां हाउस होल्ड वर्क्स में, माने घरेलू कार्यों में बच्चियां लग जाती हैं, तब उनके पेरेंट्स मजदूरी वगैरह कार्यों में जाते हैं। उसके लिए भी सरकार के पास तरह तरह की योजनाएं हैं कि अगर वो बच्चे स्कूल टाइम में नहीं पढ़ पाते हैं तो हम उनके लिए कुछ ब्रिज कोर्स चला दें। जो बच्ची आज तक 8 या 10 साल की हो गई और वो पढ़ने नहीं गई, उन्हें हम 6 महीना साल भर को ब्रिजिंग करके उन्हें हॉस्टल में डाल के उनके कोर्स को पूरा करें और उसके पश्चात मुख्य धारा में बच्चों को जोड़ें। ये एक प्रयास हम लोग के यहाँ से भी किया जा रहा है और इसके लिए हम लोग बहुत प्रचार प्रसार भी करते हैं कि जो बच्चियां तो मेरी पढ़े ही साथ साथ, लेकिन जो पीछे छूट गए उनको भी हम लोग मुख्य धारा में इन सब स्कीम की तरफ जोड़ सकें। दूसरी चीज़ है कि बच्ची को हम लोग कहे कि अभी तो आप देखिए कि जितने बच्चे हमारे रिज़ल्ट ला रहे हैं मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या अन्य कोई भी व्यावसायिक क्षेत्र में, हमारी बच्चियां आगे हैं। जब रिज़ल्ट भी मैट्रिक्स और इंटर के आते हैं तो हमारे टॉपर में बच्चियों की संख्या अधिक होती है। ये साबित तो करती है कि हमारे समाज का और लोगों का रुझान बालिका शिक्षा के प्रति बढ़ा है। हम काफ़ी पीछे थे अपने इस बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हम लोग आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। एक आवश्यक जानकारी भी देना हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि जो बात हम लोगों ने बालिकाओं के हॉस्टल के लिए की, सबसे अच्छा बालिका शिक्षा के लिए या हमारे अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए, जहाँ की हमारे लिए अर्थ समस्या है, गरीबी है, पेरेंट्स के पास शिक्षकों का अभाव है, वहाँ उनके लिए हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सभी प्रखंडों में संचालित करते हैं। हर ब्लॉक में यह विद्यालय चलता है। जो छात्रावास है, पढ़ते तो बच्चे मेरे अन्य बच्चों की तरह है सरकारी विद्यालयों में, लेकिन कस्तूरबा गांधी छात्रावास में मेरी बच्चियां रह सकती हैं। वहाँ उनके भोजन, आवासन, पोशाक सभी तरह का प्रबंध किया जाता है, जिसमें किसी भी पेरेंट्स को अर्थ की कोई समस्या नहीं है। वहाँ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हम लोग लाइफ स्किल की भी चीज़ें देते हैं। बच्चियों को हम लोगों ने अभी आत्मरक्षा के लिए, आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चियों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं, जिससे भी पेरेंट्स बहुत भयभीत हो जाते हैं और चाहते हैं कि मेरी बच्ची बाहर ना निकले। और समस्याओं में मैं इस पे भी आना चाह रही थी कि अक्सर हाँ हम सुनते हैं कि वो अगर अपने गांव से ज़्यादा दूर है उसका स्कूल और वहाँ जा रही थी तो रास्ते में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण भी जो पेरेंट्स हैं वो घबरा जाते हैं कि नहीं मेरी बच्ची घर में ही ठीक है, उसे हमें स्कूल नहीं भेजना। तो ये भी एक समस्या है। तो वहाँ जब हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वो बच्चियाँ जाती हैं, उन्हें हम लोग जूडो कराटे की ट्रेनिंग देते हैं। बच्चियाँ अपनी आत्मरक्षा के लिए गुण वहाँ से सीख सकें। इधर हम लोगों ने एक नया काम भी किया है, चूँकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वर्ग 8 तक ही है, 9-10 के लिए भी बालिका छात्रावास है। उसके अतिरिक्त जो बच्चियाँ इन छात्रावास में नहीं विद्यालयों में पढ़ती हैं, तो हाई स्कूल में हम लोगों ने उनके आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक प्रखंड के 2-2 विद्यालयों में हम लोग कराटे का प्रशिक्षण पिछले वर्ष से दे रहे हैं और ये प्रथम चरण है। हम लोग क्रमशः अगले के वर्षों में एक एक विद्यालय के सभी बच्चियों को ये कराटे का प्रशिक्षण उनकी आत्मरक्षा के लिए देंगे।
जिससे जो हम लोग सुनते हैं कि गांव बाज़ार पे मनचले बच्चे या कोई छेड़खानी कर देते हैं, उससे वो बच्चियां खुद सक्षम होंगी उन बच्चों से निपटने के लिए। जी, हालांकि हम जब सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं तो हमारा एक जो पूर्व धारणा बना हुआ था पहले से कि चलो सरकारी स्कूलों में जो है वो बच्चियों की पढ़ाई के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे ये साझा करना चाहूँगी कि विगत कुछ दिनों से हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें हमें सरकारी विद्यालयों से ही वो भ्रमण करके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी थी, डेटाज इकट्ठे करने थे। तो उस दौरान मैंने खुद ये देखा कि वहाँ पे जो अब शिक्षण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा पहले से सुधरा है और बालिकाओं के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जो उनके परिवार वालों ने पहले कभी ना सोची होगी ना देखी होगी। तो आपके प्रखंड में, आपके गांव में या आपके आसपास जो भी सरकारी विद्यालय हैं, अगर आप सक्षम हैं वहां तक जाने में तो एक बार ज़रूर जाइए और देखिए और जानिए कि क्या नई नई चीज़ें जो बिहार सरकार आपको वहाँ पे उपलब्ध करवा रही है लड़कियों के लिए, खास करके वहाँ पे पढ़ाई से लेके खाना और साथ ही बहुत सारी ऐसी आवश्यकता की चीज़ें हैं जो मुफ्त में दी जा रही है और जो शिक्षा है वो भी अब नियमित और बहुत अच्छी क्वालिटी की दी जा रही है। तो मैम, ये तो एक बहुत सराहनीय कार्य हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और इसमें जो ये अभूतपूर्व प्रगति हुई है वो जो चरण रहा वो कैसा रहा और कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे? मैम, अगर हम अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करें तो जब हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम, कभी भी स्टूडेंट लाइफ में तो ये महसूस नहीं हुआ कि बालिका शिक्षा क्या होनी चाहिए क्या नहीं। जब से हम लोग जॉब में आए और लोगों को जागरूक करने के लिए विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समितियां बनी और उसमें एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि 1/3 महिलाओं को लिया जाए। तो जब महिलाएं उस ज़माने में एकदम घर से बाहर नहीं आती जाती थी, लेकिन बालिका शिक्षा का महत्व उस दिन समझ में आया। मेरे लिए भी एक नया अनुभव था, गांव के परिवेश से जुड़े नहीं थे। जब पोस्टिंग के बाद हम लोग गाँव में जाते और जब गाड़ी से हम लोग उतरते तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती कि कोई महिला आई हुई हैं गाड़ी पे चढ़ के यहाँ देखने के लिए। उस दिन हमें फ़क्र महसूस होता था कि आज अगर मेरे अभिभावकों ने, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बनाया कि हम दूसरे के लिए उदाहरण बन सके हैं। और मेरी टीम को भी, मेरे साथ जो भी पदाधिकारी, जो भी कर्मी जाते थे, उनको भी अच्छा लगता था कि मैम रहती हैं तो महिलाएं बाहर निकल के आती हैं और उनकी बात ज़्यादा ध्यान से सुनती हैं। तो ये तो मैम मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनको समाज में भी सम्मान मिलता है और उसका लाभ भी उनको अपने कार्य क्षेत्र में मिलता है। और परिणाम ये रहा कि जहाँ जहाँ हम लोग गए महिलाओं की सहभागिता अच्छी रही और हमारे कार्यालय में भी जो भी मेरे सहकर्मी भी साथ गए उनका भी कोऑपरेशन अच्छा रहा और उनको भी अच्छा लगता था कि इस वजह से बालिकाएं और महिलाएं आगे आती हैं और भाग लेती हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम लोगों ने अनुभव की, मुख्यमंत्री जी की बालिका साइकिल योजना। पहले जाते थे, बच्चे दिखते नहीं थे, हम लोग रुक जाएंगे, कहेंगे ले जाइए उनको विद्यालय तक भेजिए। आज 15 साल बाद हम लोग ये माहौल देखते हैं कि आप जाइए, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे दर्शक भी महसूस करते होंगे, मैम ने भी देखा होगा कि चले जाइए स्कूल के टाइम पे, लड़कियां जिस हाई स्कूल के नज़दीक से आप गुजरिएगा, झुंड के झुंड बालिकाएं यूनिफॉर्म पहने और साइकिल से विद्यालय की तरफ जाते हुए मिलेंगी। ये कहीं ना कहीं बहुत सुखद अनुभव देता है और ये संदेश देता है कि हम लोग इन 15-20 वर्षों में कितना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारी बच्चियां, जिन्हें निकालने के लिए हमें इतना प्रयास करना पड़ता है, आज खुद ब खुद वो विद्यालय तक पहुंच रही हैं, कोचिंग करने जा रही हैं, अपनी तैयारियां कर रही हैं। एक और योजना तैयारी करने की बात पे बताएं, जब तक
बच्चे +2 तक पढ़ लेते हैं मेरी बालिकाएं, तो हम लोगों ने एक बिहार कैरियर पोर्टल करके खोला है, जिस पे ये ऐसा नहीं है कि ये केवल बालिकाओं के लिए है, ये बालक बालिका दोनों के लिए है। इसमें बच्चियों को कैरियर काउंसलिंग किया जाता है। हम लोग प्राथमिकता बच्चियों को देते हैं। समाज की एक चीज़ यहाँ हम लोग अभी भी एक चीज़ देते हैं, हम अपने बालकों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ जब पेरेंट्स से बात कीजिएगा तो कहेंगे कि इसको क्या, इसको तो ससुराल ही जाना है ना, इसको हम कहाँ बाहर भेजें, बाहर बहुत असुरक्षा है, कि बउआ तो चले गए हैं बेंगलोर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। लेकिन लड़कियों के लिए उस समय कैरियर की समस्या होती है। तो ये जो बिहार कैरियर पोर्टल करके जो पोर्टल खुला है, वहाँ हम लोग ऑप्शन देते हैं कि लड़कियाँ बिहार में ही रह के कितने तरह के कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं जी। कहाँ से वो कुछ टेक्निकल एजुकेशन ले सकती हैं, कहाँ से कुछ वोकेशनल एजुकेशन ले सकती हैं और वो उस क्षेत्र में अपना कार्य कर सकती हैं। तो अगर अभिभावक उन्हें बाहर पढ़ाई के लिए नहीं भेज सकते हैं तो हमारे बिहार में भी ढेर सारे अवसर हैं। इस अवसर का लाभ हमारी बालिकाएं उठा सकती हैं। जी, बहुत सारी सरकारी योजनाएं और राज्य सरकार द्वारा भी, केंद्र सरकार द्वारा भी, और केंद्र सरकार की भी जो योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसने भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। और हम देखते हैं कि ना सिर्फ लिंग अनुपात बल्कि जो शिक्षा का अनुपात है वो भी काफ़ी हद तक सुधरा है। तो मैम, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हुआ और वो एक कार्यक्रम ना हो के उसने एक आंदोलन का रूप ले लिया, तो इससे हम लोग कितने लाभान्वित हुए? लाभान्वित तो ये हैं कि हर जगह जहाँ हम लोग बेटी के बचाने की बात करते हैं, हर तरह की मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे शिक्षा विभाग से हो। अब जो आप जानते हैं कि भ्रूण परीक्षण वगैरह पे भी रोक लगाई गई है। हमारे बेटी बचाने का पहला कदम यही है कि हम लोग चाहते हैं कि बेटे तो काम की चीज़ हैं और बेटियां हमारे काम की चीज़ नहीं है, इन्हें दहेज देना होगा, इन्हें हमें दूसरी जगह। दहेज के लिए भी हम लोग कृत संकल्पित हैं कि ना हमें दहेज लेना है ना दहेज देना है। अगर ये बातें हमारे अभिभावकों के मन में, हमारे दर्शकों के मन में, मेरे समाज के अंदर अगर ये बैठ जाए कि हमें बालिकाओं को दहेज नहीं देना है या हमें अपने बेटे के लिए दहेज नहीं लेना है, तो जो बेटी के बचाने के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वह स्वतः ही समाप्त होने लगेगा। तो हमें तो ये दर्शकों को भी एक संदेश है कि वो अपनी बेटियों को भी उतना ही अच्छा समझें जितना बेटों के लिए। लोग बेटे के लिए इसी से मरते हैं कि बेटे मेरे भविष्य के सहारा हैं, जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो मेरे बेटे हमें देखभाल करेंगे, मेरी बुढ़ापे में मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर समाज के उन लोगों को देखा जाए जहां हमारी बेटियां इतनी अग्रसर हैं, तो निश्चित है कि वो एक उदाहरण है। आज वह भी अपने अभिभावकों को देख रही हैं, आज वह भी अपने अभिभावकों के बुढ़ापे का सहारा है। वहाँ हम कहीं भी ये नहीं है, हो सकता है बेटा उतना सफल ना हो जितनी बेटी सफल हो, तो बेटी अपने अभिभावकों को बेटों से ज़्यादा बेहतर सुरक्षा, संरक्षा और उनकी देखभाल करती है। तो ये तो समाज के लिए एक संदेश है कि वो समझें कि मेरी बेटी भी आगे पढ़ेगी तो वह भी मेरा बुढ़ापे का सहारा बन सकती है, मेरे बुढ़ापे की देखभाल कर सकती है। तो हमारे बेटी बचाने का सबसे पहला प्रयास वहीं सफल होगा जब हमारे अभिभावक या मेरा समाज ये समझेंगे कि बेटे की तरह बेटियां भी उतनी ही ज़रूरी हैं और उतना ही महत्वपूर्ण है। जी, बेटियां महत्वपूर्ण हैं और ये सिर्फ बताने की ही बात नहीं है, ये अनुभव करने की भी बात है। क्योंकि अक्सर हाँ लोग कहते हैं ना कि बेटे शादी तक ही बेटे रहते हैं और बेटियां पूरे जीवन भर बेटियां रहती हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं सही जरूर बैठती है। और जो बेटियों के अभिभावक होते हैं वो भले इस बात को माने ना माने, लेकिन ये अनुभव जरूर करते हैं कि उन्हें जो प्रेम, उन्हें जो आदर, उन्हें जो सम्मान पूरे जीवन मिलता है वो शायद
बेटों के अभिभावकों को उस अनुपात में नहीं मिल पाता। और ये एक सच्चाई भी है, हम महिलाएं हैं, हम इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि जो हमारा अटैचमेंट होता है अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, वो शायद लड़कों में उस हद तक नहीं आ पाता, क्योंकि उनके दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो तो प्रकृति प्रदत्त ही है कि महिलाएं जो हैं ज़्यादा कारुणिक होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो उनका जो अटैचमेंट होता है इमोशनल, वो किसी से भी ज़्यादा होता है। तो इससे अभिभावकों का ध्यान रखना हो, उन्हें सुरक्षा देना हो, उनका संरक्षण करना हो, वो बेटों से बेहतर तो ज़रूर ही कर सकती हैं। मैम, बालिका शिक्षा की बात होती है और बात होती है कि कैसे बेटियों को संरक्षित करें, आगे बढ़ाएं। और आजकल जो हम हालिया उदाहरण देखते हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं, और ख़ास करके जब खेलों की बात करते हैं, ओलंपिक में जाता है हमारा देश, कॉमनवेल्थ में जाता है, और जब भी पहले मेडल की खबर आती है तो वो बेटियों बिल्कुल के हिस्से ही आता है। तो शिक्षा से ही बेटियां चुन सकती हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। तो ये अपने करियर को चुनने के लिए भी ये जानना, और एक जो ठीक है कि आपका इंटरेस्ट खेल में ही है, लेकिन एक जो बेसिक शिक्षा है वो जब तक आपके पास नहीं है तो आप उस क्षेत्र को कैसे चुनेंगी, तो इसके लिए भी शिक्षा उतनी आवश्यक है। बिल्कुल मैम, मैंने बताया ना कि इसी के लिए हम लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ ये बिहार कैरियर पोर्टल की शुरुआत की है कि बच्चे जिस क्षेत्र में मेरे अग्रसर हैं उन्हें जाने के लिए वो सही मार्गदर्शन दें। उसमें हम लोग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनके द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों का सलाह अलग अलग तिथियों में दिलवाते हैं कि बालिकाएं अगर हमारी पढ़ रही, उसको खेल में रुचि है, मान लीजिए वो मैट्रिक लेवल से ही वो कहीं खेल प्रशिक्षण विद्यालयों में जाना चाहती है कि हमें उसको और बढ़िया हम उसको तराश सकें और अच्छा कर सकें, तो ये हमारा बिहार कैरियर पोर्टल भी उनको मदद करता है, उनको उस दिशा में उनके विद्यालयों के चयन में मदद करता है, उनके कैरियर को ऑप्ट करने में मदद दिलाता है कि कौन किस तरह का बच्चा है, हम क्या मेरी किस, अगर मेरा फिजिक्स अच्छा है, मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, तो हम इंजीनियरिंग को ऑप्ट कर सकते हैं, हम उस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं, हम बायो अच्छे पढ़ने वाले हैं तो हम मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप केवल डॉक्टर ही बन सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कम पैसे में भी, या अगर हम उतने मेधावी नहीं हैं तो हम उन तरह के करियर को भी चुन सकते हैं। आप समझते हैं कि हम लोग ओटी रूम के लिए भी, या पैथोलॉजी में विभिन्न तरह के कोर्स होते हैं, कई तरह की चीज़ें हैं जो मेडिकल के भी क्षेत्र में हम छोटे छोटे कोर्स करके भी उन जगहों पे जा सकते हैं। उसके अलावा शिक्षा के भी क्षेत्र में ढेर सारे ऑप्शन हैं। जो बच्चियां चाहती हैं कि नहीं हमें इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया गया, हम अपने गांव में आगे निकले हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी अपने विद्यालय के शिक्षिका बने, तो उसके लिए भी बताया जाता है कि आप कैसे तैयारी करें, कौन कौन से ऐसे कोर्स करेंगे, कहाँ से आप ऐसी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, कौन से आप डीएलएड के कोर्स करेंगे, बीएड के कोर्सेज करेंगे कि आप आगे जाके शिक्षिका बन सकते हैं। यानी पूरे भविष्य का मार्गदर्शन किया जाता है इस पोर्टल के द्वारा, और जिस क्षेत्र में भी रुचि है बालिकाओं की, बालकों की, उन्हें मार्गदर्शित किया जाता है कि आप उस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपना एक अच्छा, सुरक्षित और सुखद भविष्य बना सकते हैं। बालिकाओं की शिक्षा की मैम जब बात हम करते हैं तो बहुत सारी प्रोत्साहन योजना भी हमारे राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में भी बताएं कि हम देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि 10वीं के बाद भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और आजकल तो इंटर और ग्रेजुएशन के बाद भी है, तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बता दें। बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। वो बालिका शिक्षा को ही बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये सब योजनाएं शुरू की हैं। पहली योजना तो मैंने आपको बताया है कि साइकिल की योजना है, उसके अतिरिक्त बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति की भी योजना है। बच्चे के वह 6 to 8 से लेके 9, 10 तक और 11, 12 तक, बच्चों को 1 से 12 तक बालिकाओं को देने के लिए हमारे पास छात्रवृत्ति की योजना है, जो वर्गानुसार पैसे में उसके अंतर है, 800 है, 1000 है, 1200 है, लेकिन पोशाक तो हम लोग सभी बच्चियों को दे रहे हैं।
अगर बच्चियां विद्यालय जाना चाहती हैं तो जो पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि अर्थ की समस्या हो सके, वो प्रॉपर ड्रेस ना हो उनके पास कि वो जा सकें फतेहपुर, तो वो कमी भी हम लोगों ने उस योजना के तहत पूरा किया है कि बच्चियों को पोशाक की राशि दी जाती है, जिससे 2 पोशाक बच्चियां अपनी बनवा सकती हैं और वो उसको अल्टरनेट अपना पहन के जा सकती हैं, उन्हें उसके लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्रोत्साहन राशि की बात है तो जो बच्चे हमारे यहाँ प्रथम श्रेणी में पास करते हैं मैट्रिक की परीक्षा, उन्हें 10,000 की प्रोत्साहन राशि, 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। वहीं SC ST के बच्चे हैं, वो अगर सेकंड डिवीज़न से भी अगर बालिकाएं करती हैं तो उनको भी 8,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह +2 में अगर बच्चे हमारे यहाँ प्रथम श्रेणी से पास करते हैं तो उन्हें भी प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है। बालिकाएं हमारे ग्रेजुएशन अगर प्रथम श्रेणी में पास कर जाती हैं तो उन्हें 25,000 रुपये देने की व्यवस्था है कि वह आगे के कार्यों को कर सके। जी, यानी कि एक ऐसी योजना जो ये सुनिश्चित करे कि कम से कम हमारी जो बालिकाएं हैं वो ग्रेजुएट हो जाए, उच्च शिक्षित हो जाए। पहले जहाँ पे ये रेट बहुत ज़्यादा था कि 6ठी, 8वीं या 10वीं के बाद बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती थी, तो उन्हें उस धारा में बनाए रखने के लिए इन योजनाओं को बनाया गया है। और इसका क्या आपको मैम असर नज़र आ रहा है? बालिकाओं की जो विद्यालय छोड़ने की जो गति थी उसमें तो कमी ज़रूर आई है। काफ़ी कमी आई है। जहाँ हम लोगों का ड्रॉप आउट रेट इतना कम ज़्यादा था कि बच्चियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती थी, 3 to 5 के बीच ही बहुत ज़्यादा गैप आ जाता था। 5 से लेके 6 to 8 में जाने में ही हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे, लेकिन आज के समय में वह गैप बहुत कम हो गया है जी। ये गैप फिर हम लोगों को हाई स्कूल से इंटर के बीच अभी भी गैप दिखता है, तो उसके लिए भी ये तरह तरह की योजनाओं के तहत गांव में जागरूकता जगाने के लिए हम लोगों ने अभी विशेष नामांकन अभियान भी चलाया, जिसमें एक एक शिक्षक की ये जवाबदेही दी गई। 8th पास बच्चियों की सूची उपलब्ध कराई गई, बच्चों की सूची उपलब्ध कराई गई कि इन बच्चों के घरों में जाएं और पता करें कि अगर इनका 9वीं में नामांकन हुआ है कि नहीं, और नहीं हुआ है तो क्यों, बच्चियों ने किस कारण से बीच में पढ़ाई छोड़ दी। और ये पूरा अभियान हम लोगों ने जुलाई माह में चलाया जी। कि बच्चे अप्रैल में तो स्वतः ही एडमिशन लेते हैं, उसके बाद समर वेकेशन हो जाता है, लेकिन जुलाई में हम लोगों ने लंबा कार्यक्रम चलाया कि जो भी इससे छूटे हुए रह जाएं, एक एक घर का शिक्षकों के द्वारा सर्वे किया गया जी। यानी एक एक घर, एक एक बच्ची और हर बालिका की शिक्षा सुनिश्चित करना, ये हमारे राज्य सरकार द्वारा जोर शोर से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और मैम भी अपने जिस विभाग में कार्यरत हैं उसके द्वारा भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। तो मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई और जाते जाते बस मैं एक छोटा सा संदेश अपने दर्शकों के लिए आपसे लेना चाहूँगी। मेरा ये एक संदेश रहेगा कि हम लोगों ने बालिका शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किया। केवल प्रयास सरकारी योजना से नहीं होता है। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए हमारे समाज के लोग, मेरे अभिभावक, जितने वर्ग हैं, सभी आगे आएं, सभी मिलजुल कर हाथ बटाएं, तभी हम अपने सरकारी योजना को सफल बना सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई और हमें इतनी अच्छी जानकारियां दी, जागरूकता बढ़ाई, आपने इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। खुला आकाश में आगे आप क्या देखना पसंद करेंगे हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। साथ ही हमारी email ID है directorddkpatna@gmail.com। तो अब आज के लिए खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार।